पे पेड़ मुख्य वनस्पति होते हैं, उन स्थानों को हम वन कहकर पुकारते हैं। इसी प्रकार जिन प्रदेशों के पादप जीवन में मुख्यतः घास की अधिकता होती है, उन्हें हम घास स्थल कहते हैं। हमारी पृथ्वी की सतह का 1/4 पार्ट घास स्थल है और यहाँ जिस प्रकार के पौधे उगते हैं वो निर्भर होता है उनकी जलवायु और मिट्टी पे। घास स्थल के निर्माण में भी जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका है और इसीलिए जलवायु के आधार पर हम इन्हें 2 भागों में बांटते हैं, शीतोष्ण प्रदेश के घास स्थल यानी कि टेम्परेट रीजन के घास स्थल और ट्रॉपिकल रीजन के घास स्थल यानी कि उष्ण कटिबंधीय प्रदेश के घास स्थल। तो चलिए शुरुआत करते हैं शीतोष्ण प्रदेश के घास स्थल प्रेयरी के बारे में अध्ययन करने से। उससे पहले आप यहाँ पे प्रेयरी का ये सुंदर चित्र भी देख सकते हैं कि किस प्रकार ये घास स्थल खूबसूरत प्राकृतिक नजारा उपलब्ध कराते हैं। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को प्रेयरी कहा जाता है। जानते हैं कि शीतोष्ण क्षेत्र हमारी उत्तर में कर्क रेखा और ध्रुवी व्रत और दक्षिण में हमारी मकर रेखा और ध्रुवी व्रत के बीच के क्षेत्र को हम कहते हैं। तो हमारे उत्तर में जो उत्तरी अमेरिका है उसका जो शीतोष्ण घास स्थल है उसे हम कहते हैं प्रेरी। ये समतल, मंद ढलान या पहाड़ियों वाले प्रदेश हैं। यहाँ पे पेड़ और घास की अधिकता, यहाँ पे पेड़ कम होते हैं और घास की अधिकता होती है। वास्तव में ये घास का विशाल क्षेत्र है। अधिकांश भागों में प्रेयरी वृक्ष रहित है, यानी कि अधिकांश भागों में प्रेयरी के मध्य वृक्ष नहीं होते हैं, परंतु निचले मैदानों के निकट नदी घाटियों के साथ साथ यहाँ पे वन भी पाए जाते हैं। 2 मीटर तक ऊंची घास यहाँ के भूदृश्य की प्रधानता है। मतलब कि ये जो प्रेयरी के घास स्थल है, यहाँ की घास 2 मीटर तक की ऊंचाई तक होती है। वास्तव में इसे हम घास का सागर कह सकते हैं। प्रेयरी पश्चिम में रॉकी पर्वत और पूर्व में ग्रेट लेक से घिरे हुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के कुछ भाग तक ये प्रेयरी फैले हुए हैं। ये देखिए, यहाँ डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं। ये जो थोड़ा क्रीम कलर से भाग दिखाया जा रहा है, ये है प्रेयरी घास स्थल। यहाँ पे रॉकी पर्वत से लगा हुआ है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के क्षेत्रों में फैला हुआ है। हम जानते हैं कि इन घास स्थलों को पनपने के लिए जल की आवश्यकता है। तो अमेरिका के प्रेयरी का अपवाहन मिसिसिपी की सहायक नदियां करती हैं और कनाडा के प्रेयरी का अपवाहन सास्केचान नदी की सहायक नदियां करती हैं। ये जो प्रेयरी के घास के मैदान हैं, ये अमेरिका के मूल निवासी जिन्हें रेड इंडियन कहते हैं उनका निवास स्थल है। वे लोग इस महाद्वीप के वास्तविक निवासी थे। प्रेयरी अन्य आदिवासियों जो अपाची, क्रो, क्री तथा पौनी हैं, उनके भी निवास स्थल रह चुके हैं। तो चलिए प्रेयरी क्या है इन्हें समझने के बाद हम जानते हैं इन प्रेयरी घास स्थलों की जलवायु के बारे में। महाद्वीप के मध्य में स्थित होने के कारण यहाँ चरम तापमान वाली महाद्वीपीय जलवायु होती है। ग्रीष्म ऋतु में इनका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि शीत ऋतु में कनाडा के विनीपेग में तापमान हिमांक से -20 डिग्री सेल्सियस भी दर्ज किया गया है। शीत ऋतु में यह प्रदेश बर्फ की एक मोटी परत से ढक जाता है। यहाँ वार्षिक वर्षा सामान्य होती है, जो घास के विकास के लिए अनुकूल है। उत्तर दक्षिण अवरोध की अनुपस्थिति में यहाँ पे चिनूक नामक एक स्थानीय पवन बहती है। स्थानीय पवन, अब स्थानीय पवन क्या होती है, ये हमने अपने पिछले चैप्टर में देखा था कि वो पवनें जो एक निश्चित मौसम के अनुसार चलती हैं, उन्हें हम या फिर दिन के किसी निश्चित समय में भी चलती हैं, उन्हें हम स्थानीय पवन कहते हैं। तो इन प्रेयरी घास स्थलों में चलने वाली एक स्थानीय पवन है चिनूक। चिनूक के बारे में जान लेते हैं कि चिनूक एक गर्म पवन है जो शीत ऋतु में बहती है तथा कम समय में ही तापमान को बढ़ा देती है। जब तापमान बढ़ जाता है तो यहाँ पे जो बर्फ की मोटी परत है वो पिघलने लगती है, और जब घास स्थलों के ऊपर जमी बर्फ की परत पिघल जाती है तो पशुओं को चरने के लिए चरागाह उपलब्ध हो जाता है। तब चिनूक यहाँ की एक महत्वपूर्ण पवन है। चलिए प्रेयरी की जलवायु के बाद अब हम जानते हैं यहाँ की वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में, यानी कि इनके फ्लोरा और फौना के बारे में। हमने देखा कि प्रेयरी जो है वो सामान्यतः पेड़ विहीन होते हैं।
मतलब कि यहाँ पे सामान्यतः बड़े बड़े जो वृक्ष हैं, पेड़ हैं, वो नहीं होते। जहाँ पे जल उपस्थित होता है लेकिन वहां पे कुछ मात्रा में पेड़ हो सकते हैं, जैसे कि शरपत या फिर जिसे हम विलो कहते हैं, आल्डर और पॉपुलर जैसे पेड़ इन घास स्थलों में देखने को मिल सकते हैं। 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले प्रदेश कृषि के लिए उपयुक्त होते हैं क्योंकि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है। यद्यपि इस क्षेत्र की जो प्रमुख फसल है वो मक्का है, जबकि अन्य दूसरी उगने वाली फसलें हैं आलू, सोयाबीन, कपास, अल्फा। जिन क्षेत्रों में वर्षा काफी कम एवं अनिश्चित होती है वहां पैदा होने वाली घास छोटी और नुकीली होती है, इसीलिए ये प्रदेश मवेशियों को पालने के लिए उपयुक्त होते हैं। विशाल मवेशी फार्म को रेंच एवं उसकी देखभाल करने वाले को काउबॉय कहते हैं। काउबॉय ये शब्द हमने हमेशा सुन रखा है, तो आज हमने जान भी लिया कि इन घास स्थलों में जो मवेशी होते हैं उन मवेशियों के फार्म को हम क्या कहते हैं, रेंच, और उन फार्म्स की देखभाल करने वाले को क्या कहता है, काउबॉय। देखिए यहाँ पे काउबॉय का एक चित्र भी दिखाया गया है, सिर पे हैट एक जैकेट के साथ, ये है एक काउबॉय। इसके अलावा अगर यहाँ पाए जाने वाले पशुओं की बात की जाए तो बाइसन या फिर अमेरिकी भैंस इस प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पशु है। निरंतर शिकार होने के कारण ये पशु लगभग लुप्त हो गए हैं और अब इन्हें सुरक्षित प्रजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। इसके अलावा इन प्रदेशों में पाए जाने वाले अन्य जीव हैं खरगोश, काइयोट, गोफर और प्रेरी कुत्ता। ये देखिए यहाँ पे अमेरिकी भैंस या फिर जिसे बाइसन कहते हैं उसका चित्र दर्शाया गया है। ये बहुत कुछ हमारी सामान्य भारत में पाई जाने वाले भैंसों के जैसी ही दिखती है, पर उससे थोड़ी सी अलग। यहाँ पे हमें ये जो प्रेरी है ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में उपस्थित है, तो इनके जो प्रेरी के मुख्य नगर हैं हम उनके नाम जान लेते हैं। हमारी संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेरी में प्रमुख नगर हैं शिकागो, मिनियापोलिस, इंडियानापोलिस, कंसास और डेनवर। इसके अलावा कनाडा के प्रमुख प्रेरी हैं वो हैं एडमोंटन, सस्काटून, कैलगरी और विनिपेग। प्रेरी की प्रमुख जलवायु और इनके फ्लोरा फोना को जानने के बाद हम जान लेते हैं यहाँ रहने वाले लोगों के बारे में। यहाँ रहने वाले लोग काफी परिश्रमी होते हैं। उपस्थित प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए इन्होंने प्रौद्योगिकी को सफलतापूर्वक विकसित कर लिया है। विश्व के दो सबसे अधिक विकसित देश जो हैं अमेरिका और कनाडा इन प्रदेशों में उपस्थित हैं और कृषि की वैज्ञानिक विधियों एवं ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और कंबाइन के उपयोग से उत्तरी अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक बन चुका है। कृषि की वैज्ञानिक विधियों में हम ट्रैक्टर के बारे में जानते हैं, हार्वेस्टर के बारे में जानते हैं, लेकिन यहाँ पे एक नया नाम है कंबाइन। तो कंबाइन किसे कहते हैं? कंबाइन एक प्रकार का संयंत्र है जो कृषि में प्रयोग होता है, एक मशीन जो बुआई, जुताई और थ्रेशर तीनों काम कर सकती है, उसे हम कंबाइन कहते हैं। गेहूं के अधिक उत्पादन के कारण प्रेरी को विश्व का धान्यागार भी कहा जाता है। इसके अलावा दुग्ध उत्पादन इन क्षेत्रों का एक अन्य प्रमुख उद्योग है। डेयरी क्षेत्र ग्रेट लेक से पूर्व में अटलांटिक तट तक फैला हुआ है। दुग्ध उत्पादन और व्यापारिक स्तर पर कृषि दोनों खाद्य प्रक्रमण उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा विश्व का खाद्यान्न उत्पादक बनने के साथ ये क्षेत्र कोयला और लोहा जैसे खनिज पदार्थों के विशाल भंडार, सड़क, रेल और नहर की समुचित व्यवस्था के कारण विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश भी बन गया है। तो चलिए इन प्रेरियों के बारे में जानने के बाद अब हमें देखना है अगले घास स्थल के बारे में, जिसे नाम दिया गया है वेल्ड। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को वेल्ड कहा जाता है। वेल्ड 600 मीटर से 1100 मीटर तक की विभिन्न ऊंचाई वाले उर्मिल पठार होते हैं। यह ड्रैकेसबर्ग पर्वतों से घिरा है। इसके पश्चिम में है कालाहारी रेगिस्तान और उत्तर पूर्व में है उच्च वेल्ड, जिसकी ऊंचाई कुछ स्थानों पर 1600 मीटर से भी अधिक है। जिसे हमने देखा था कि हमारे जो प्रेरी थे उन्हें कौन कौन सी नदियां सिंचित कर रही थी, वैसे ही यहाँ पे जो वेल्ड है इन्हें ऑरेंज और लिम्पोपो नदी की सहायक नदियां सिंचित करती हैं। देखिए ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप, तो इसमें ये जो नीचे क्षेत्र दिखाया गया है ये है वेल्ड।
अब हम देख लेते हैं वेल्ड की जलवायु को। हिंद महासागर के प्रभाव के कारण वेल्ड की जलवायु नम होती है। जो शीत ऋतु है वो यहाँ पे ठंडी और शुष्क होती है। शीत ऋतु के दौरान जो तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। शीत ऋतु में जो जुलाई का महीना है वो सबसे अधिक ठंडा होता है। इसके अलावा जो ग्रीष्म ऋतु होती है वो अल्पकालिक यानी कि थोड़े समय के लिए और गर्म होती है। ग्रीष्म ऋतु में जो जोहान्सबर्ग है वहां का तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाता है। वेल्ड क्षेत्र में वर्षा नवंबर से फरवरी के बीच ग्रीष्मकालीन महीनों में ही होती है। ये वेल्ड के तटों पर गर्म महासागरीय जलधाराओं के प्रभावित होने के कारण होता है। अब महासागरीय जलधाराएं क्या होती हैं और इनके प्रवाहित होने से इनके जो ग्रीष्म और वर्षा ऋतु है ये कैसे प्रभावित होती है, ये सब हमने पिछले चैप्टर्स में देखा है। यदि शीत ऋतु में जून से अगस्त तक के महीनों में वर्षा कम होती है तो ये क्षेत्र सूखाग्रस्त हो सकता है। यहाँ तक बात है वेल्ड क्षेत्रों के वनस्पति जात और प्राणी जात की, तो यहाँ पे वनस्पति विरल है। अधिक स्थल घास से ढके रहते हैं। लाल घास वेल्ड की झाड़ियों में पैदा होती है। बबूल और मारोला ऊंचे हुए वेल्ड में उगते देखे गए हैं। वेल्ड के प्रमुख जानवरों में है शेर, तेंदुआ, चीता और कुरु। अब हम जान लेते हैं वेल्ड के निवासियों के बारे में। तो वेल्ड में पशुपालन और खनन ये दो चीजें बहुत प्रसिद्ध हैं। वेल्ड की जो मिट्टी है वो अधिक उपजाऊ नहीं होती। यद्यपि जहां पे भी वेल्ड में उपजाऊ भूमि मिल जाती है वहां पे फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ की मुख्य फसलों में है मक्का, गेहूं, ज्वार, अखरोट और आलू। इसके अलावा तंबाकू, गन्ना और कपास जैसी नकदी फसलें भी यहाँ पे उगाई जाती हैं। कृषि और खनन के अलावा भेड़ पालन यहाँ के लोगों का एक मुख्य व्यवसाय है। भेड़ मुख्यतः ऊन के लिए पाली जाती है और इसीलिए वेल्ड में ऊनी उद्योग विकसित हुआ है। मेरिनो भेड़ एक लोकप्रिय प्रजाति है। इसके अलावा दुग्ध उत्पादन यहाँ का दूसरा महत्वपूर्ण व्यवसाय है। जो पशुपालन है वो गर्म और नम प्रदेशों में किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जब दुग्ध उद्योग विकसित हुआ है तो दुग्ध से रिलेटेड चीजों का उद्योग भी विकसित होगा, जैसे कि मक्खन, चीज आदि दुग्ध पदार्थ। इनका उत्पादन घरेलू उपयोग के लिए तो किया ही जाता है, बल्कि निर्यात के लिए यानी कि दूसरे क्षेत्रों में बेचने के लिए भी किया जाता है। कृषि और पशुपालन के अलावा हमने यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय देखा वो है खनन। वेल्ड में खनिजों की प्रचुर मात्रा है। जिन स्थानों पे लोहा और कोयला उपलब्ध है वहां लोहा एवं इस्पात उद्योग विकसित हो गया है। इसके अलावा सोना और हीरे का खनन इस प्रदेश का मुख्य व्यवसाय है। जोहान्सबर्ग को विश्व की स्वर्ण राजधानी यानी कि गोल्ड कैपिटल भी कहा जाता है। किम्बरले हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। हीरा एवं सोना के खनन के कारण दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित हुए थे और धीरे धीरे दक्षिण अफ्रीका ब्रिटिश का उपनिवेश बन गया था। इस बात को हम भारतवासियों से ज्यादा अच्छे से कौन समझ सकता है कि किस प्रकार ब्रिटेन ने विभिन्न देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंध स्थापित किए हैं और बाद में उन्हें अपना उपनिवेश बनाया है। यही दक्षिण अफ्रीका के साथ भी हुआ था। इस प्रचुर खनिज संपदा वाले प्रदेश में यातायात की भी सुविकसित व्यवस्था है।